नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली में साक्षी की बेरहमी से हुई हत्या पर बाबा बागेश्वर का गुस्सा फूट गया। बाबा बागेश्वर गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर गुस्से में बाबा ने क्या कहा, जरा देखिए ये रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर का खून खौल गया। बाबा का गुस्से 7वें आसमान पर है। दिल्ली की बेटी की हत्या से बाबा नाराज हैं। आप खुद सुनिए बाबा क्या बोल रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। सुना आपने बाबा क्या कह रहे हैं। दिल्ली में जिस बेरहमी से साहिल ने इस लड़की को मार डाला, उससे बाबा का गुस्सा फूट पड़ा है। बाबा कह रहे हैं बहनों का हाल देखकर जिस भाई का गुस्सा ना फूटे वो मानो जीते जी मर गया। एक बार फिर सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। दिल्ली में जिस तरह साहिल नाम के लड़के ने इस लड़की की हत्या की, उससे पूरा देश सन्न है। सन की आशिक साहिल ने साक्षी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। महज 33 सेकंड में 20 वार किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतने पर भी उसका दिल नहीं भरा तो पत्थर से हमला कर कुचल डाला। 1, 2, 3, 4, 5 पत्थरों से लड़की के सिर और चेहरे पर वार करता रहा। देखिए ये आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो पागलों की तरह साक्षी को मारता रहा। लोग पास से गुजरते रहे। ये देखकर ही शायद बाबा कह रहे हैं जो भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते वो जीते जी मर गए हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। साहिल का छल देखिए, उसके हाथ में कलावा जैसा कुछ बंधा है। तो क्या वो खुद को हिंदू बता रहा था? क्या वो लगातार इस लड़की को धोखा दे रहा था? ये वो सवाल है जिनके जवाब जानने में दिल्ली पुलिस जुटी है, लेकिन साहिल लगातार अपने बयान बदल रहा है। साहिल का ये छलावा देखकर ही बाबा बोल रहे हैं कि सनातन ही सच्चा धर्म है जो मारना नहीं बचाना सिखाता है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। पूरा देश साहिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है और बाबा इस हत्याकांड से बेहद गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये बिहार है और यहां कुछ भी हो सकता है। यहां ढक्कन तो लगा रहा, लेकिन उसके नीचे से नाला गायब हो जाता है। पूछेंगे कैसे, तो देखिए ये रिपोर्ट। मोबाइल शॉप के सामने सड़क पर पानी जमा है। आने जाने वाले लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से नाले की सफाई की गुहार लगाई। मनिहारी नगर पंचायत ने नाले की सफाई का फैसला लिया, लेकिन जब नाले की सफाई शुरू हुई तो लोग हैरान रहे। वहां नाले का ढक्कन तो था, लेकिन पूरा का पूरा नाला गायब था।
शुरू में लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि सड़क पर ही ढक्कन रख दिया गया और वहाँ कोई नाला था ही नहीं। तो जैसे इसका रिपेयर करने के लिए आए तो इसको जैसे खोदते हैं तो इसमें क्या है कि नाला है ही नहीं। इतना बड़ा स्कैम हो चुका है यहाँ पे कि नाला मतलब नाला के नाम से पैसा आता है उसको भी ये लोग खा जाते हैं। नाला बनाया बस ऊपर से पार्ट डाल दिया गया है और नाला है ही नहीं। यहाँ तो नाला है ही नहीं। आखिर किस संवेदक ने काम किया? फॉल्स नाले का सिर्फ पार्ट बैठा दिया गया, कैसे आम जन के पैसा को बर्बाद किया गया, बंदर बांट किया गया। मेरा जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस विषय पर जांच करके वैसे संवेदक को ब्लैकलिस्ट। आंख से काजल चुराने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ संवेदक ने तो पूरा का पूरा नाला ही गायब कर दिया। अगर ढक्कन नहीं हटाया जाता तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ कभी नाला बना ही नहीं था। किस तरह संवेदक ने लोगों के साथ मजाक किया, इससे लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि भ्रष्टाचारियों को किसकी शाह हासिल है और वो किसके दम पर ऐसे घोटाले को अंजाम देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। पढ़ने लिखने वाले उम्र में बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने का बड़ा खेल चल रहा है। इसके पीछे लगे आपराधिक गिरोह बकायदा इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। एक बार अगर इस दलदल में बच्चे फंसे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। बेबस, लाचार और लावारिश बच्चों को अपराध की दुनिया में तेजी से धकेला जा रहा है। अपराध करते तो बच्चे पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों से अपराध कराने वाले मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। इस मामले में सनसनीखेज खुलासे तब हुए जब बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की काउंसलिंग की गई। ये बच्चे चोरी, छिनतई जैसे अपराधों को लेकर बाल गृह में हैं। बच्चे बताते हैं कि उन्हें घर से पढ़ाने लिखाने और दुकान में छोटे मोटे काम के बहाने लाया जाता है, लेकिन इनसे जबरन अपराध कराया जाता है। जब बच्चे विरोध करते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है। बकायदा बच्चों को अपराध के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए कर्नल जेके सिंह ने बताया कि पूछताछ में ये बातें भी सामने आई है कि बच्चों को उनके परिवार से लाते वक्त 20,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक मोबाइल चोरी पर उन्हें 50 रुपए दिए जाते हैं। उसके साथ ही खाना और 50 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। बाल सुधार गृह में आने वाले बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद, और ये अत्यंत गंभीर और चिंता का विषय है, बच्चों के द्वारा मोबाइल चोरी में ख़ासकर इनको इस्तेमाल करना। अमूमन जो अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि वे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपने टारगेट को। टारगेट बच्चे, जो टारगेट बच्चे हैं वो अनाथ, लाचार और लावारिस बच्चे। सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के मामले में संथाल के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा शिकार साहिबगंज के बच्चे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो कम से कम 5 मोबाइल रोजाना गायब होते हैं। बच्चों को अपराध के दलदल में भेजने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मामले में दक्षिणी छोटा नागपुर जोन के डीआईजी ने बताया कि इसे लेकर पुलिस विशेष रूप से अभियान चला रही है। तो ऐसे मामलों में जिनमें बच्चों का इस्तेमाल मोबाइल चोरी के लिए किया जा रहा है, वैसे मामलों में हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि आखिर इन बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग कौन देता है। इस मामले में पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, रांची में भी और झारखंड के अन्य शहरों में, जिनमें कुछ किशोर अवस्था के बच्चे पकड़े गए हैं। बहरहाल पुलिस तो दावा कर रही है कि बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल भी है कि आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ये खेल चलता रहेगा। अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है ताकि वे अपने बच्चों को भी लालच में आकर किसी अनजान के हाथ में ना सौंपे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गोपालगंज में गंडक नदी फिर तबाही मचा सकती है, क्योंकि गंडक नदी पर बन रहे डुमरिया पुल के मुहानों को निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बंद कर दिया है। अगर बरसात से पहले नदी के मुहाने को नहीं खोला गया तो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में गंडक नदी तबाही मचा सकती है। ये गोपालगंज और पूर्वी चंपारण का सीमा क्षेत्र है, जहां गंडक नदी बह रही है। यहाँ नदी पर पुल निर्माण के दौरान पुल के 13 में से 11 मुहाने को बंद कर दिया गया,
जिससे यहाँ भीषण बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने NHAI के अधिकारियों और पुल निर्माण में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के संवेदकों से मुहानों की सफाई करने की बार बार गुहार लगाई, लेकिन पुल के मुहानों की सफाई नहीं कराई गई। 15 जून से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर चिंतित हैं। पानी का प्रवाह नहीं होने पर दबाव की वजह से गंडक नदी के बांध टूट सकते हैं। जो निर्माण कर रहे हैं उनके द्वारा सफाई नहीं की जाती है, बाढ़ आती है, तो इसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। उनके खिलाफ आप प्राथमिकी भी दर्ज कीजिए। वो भी बोले और हम लोग देख भी रहे हैं कि काम तेजी से हो रहा है। उनको भी निर्देश दिया गया कि काम हो और तेजी से करें ताकि समय पर या समय से पहले उस काम को पूर्ण किया जा सके। बाढ़ विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में जून के पहले सप्ताह से बारिश तेज हो जाती है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 2 जून से ही पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। मध्य नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी उत्तर भारत के सोनपुर में गंगा नदी में विलय हो जाती है। ऐसे में प्रशासन भी मानता है कि अगर डुमरिया घाट पुल पर बंद मुहानों को नहीं खोला गया और गाद की सफाई नहीं हुई तो बरसात में स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में प्रभारी डीएम ने खुद डुमरिया घाट पुल के निर्माण का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को नदी के बंद सभी मुहानों को खोलने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी को मशीनरी की संख्या बढ़ाने को कहा गया है, क्योंकि जब बाढ़ के दिनों में जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे बांध पे प्रेशर बनता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ही उसकी सफाई की जा रही है। तो इनको निर्देश दिया गया है कि जो मशीनरी का जो नंबर है। गोपालगंज जिले को बाढ़ से प्रभावित माना जाता है। यहाँ के 6 प्रखंड की 62 से ज्यादा पंचायतें हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे में लोग जल्द से जल्द खतरे को दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। रांची का एक ऐसा गांव है जहां पहुंचने के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है। मानो ये गांव पिंजड़े में कैद हो। आखिर क्या है इस गांव की कहानी और क्यों है ऐसे हालात, ये रिपोर्ट देखिए। ये है रांची के कांके का सुगना गांव, जहां आने जाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है, और वो भी इस गांव के रहने वालों के लिए। अगर कोई बाहरी है तो उसे कई तरह की जांच से होकर गुजरकर ही गांव में आने की अनुमति मिलती है। स्थिति ऐसी कि सड़क होने के बावजूद गांव तक पब्लिक बस नहीं पहुंच पाती है। दरअसल इस गांव तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक आर्मी कैंट से होकर गुजरता है। ऐसे में गांव में एंट्री बिना आधार कार्ड के नहीं मिलती है। जब तक नहीं पास दिखाइएगा तब तक वो आने नहीं देता है। पास पहले दिखेगा? हाँ, पास मांगता भी है और वही आधार जो बना है उसी का आधार पर चलते हैं हम लोग। बोलेगा कि आपका पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, आप गाड़ी उड़ी लाएगा तो बोलेगा गाड़ी का लाइसेंस है, बस यही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। इस गांव के लोगों के लिए मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब कोई रिश्तेदार आता है। आर्मी के जवान रिश्तेदार को गांव से 2 किलोमीटर पहले यानी आर्मी कैंट के गेट पर रोक देते हैं। फिर गांव से कोई वहां जाता है, आधार कार्ड दिखाता है तो फिर उन्हें गांव में आने की अनुमति मिलती है। शादी ब्याह के मौके पर तो परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार हालात तब और बदतर हो जाते हैं जब आर्मी कैंट में आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर आ जाता है, क्योंकि जब तक ऑफिसर यहाँ रहते हैं तब तक किसी को भी गांव से आने जाने की अनुमति नहीं मिलती है। जब बड़ा अफसर आता है ना, एरिया कमांडर आया या जा करके BSO ये सब आता है तो सब अने वहीं रोक लेता है। आप लोग को जाने नहीं देता है फिर बाहर? नहीं। कितने दिन तक ऐसा बंद रहता है? कितना दिन ही, वो तुरंत खोलेगा। वो जब तक नहीं जाएगा इधर से ना, वो केप का अंदर घूमेगा चारों कोना। उसके बाद जो है सो वो जा करके आपका वो निकल जाएगा इधर से, तब फिर खोल देता है। ग्रामीण लंबे समय से अपने लिए सड़क की मांग कर रहे हैं। कई बार सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया, वोट बहिष्कार भी हुआ। साल 2009 में सड़क की मांग को लेकर गोलियां भी चली। बावजूद इसके उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि ग्रामीण अपने ही देश में रहकर किस तरह से पिंजड़े में कैद हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इस गांव के सड़क के लिए कई दफा तो गोलियां तक चल गई, बावजूद इसके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में पुनः शराबबंदी है। बावजूद इसके शराब माफिया लगातार शराबबंदी कानून को कमजोर करने की कोशिश समय समय पर करते रहते हैं।
पुलिस के साथ ही मद्य निषेध विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई का दावा भी किया जा रहा है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय सतर्क है। इस साल जनवरी से अप्रैल महीने तक की कार्रवाइयों से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार कानून को ठेंगा दिखाकर अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन हजारों लीटर अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। पुलिस के साथ ही मद्य निषेध विभाग की टीम भी लगातार एक्शन मोड में है। इसी साल की यदि बात करें तो जनवरी से अप्रैल महीने तक की कार्रवाई के आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। कुल छापेमारी 424, एफआईआर दर्ज होने की कुल संख्या है 167, कुल गिरफ्तारियां 270 हुई हैं। कुल जब्त शराब 2,58,893 लीटर, कुल जब्त ट्रक या कंटेनर 70, कुल जब्त 4 पहिया वाहन 124, जबकि 2 पहिया वाहनों की जब्ती की संख्या 45 है और नकद बरामद हुए 5,15,893 रुपये। मान सकते हैं 2.5 लाख लीटर शराब को भी हमने इस 4 महीने में बरामद किया है। 70 ट्रक और कंटेनर जिनसे शराब लाई जाती थी उनको पकड़ा है। 124 4 पहिया वाहन एवं अन्य वाहनों को हमने इसमें डिटेन किया है। 45 मोटरसाइकिल को हमने इसमें डिटेन किया और नगद करीब 5,15,000 रुपए भी हमने बरामद किया। 2023 में पकड़े गए अंतर्राज्यीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी से जुड़े आंकड़े पर भी नजर दौड़ा लीजिए। हरियाणा से 18, झारखंड के 11, उत्तर प्रदेश के 4, पंजाब के 2 और राजस्थान के 3 अंतर्राज्यीय तस्कर सहित कुल 38 लोगों की गिरफ्तारी इसी साल हुई है। हालांकि सरकार समय समय पर शराबबंदी कानून में ढील भी देती रही है। ऐसे में शराब पीने वालों के पकड़े जाने और जुर्माना देकर छूटने वाले कितने लोगों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया गया, इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं दी गई। लेकिन देखा जाए तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद कार्रवाई का दावा है। तस्कर भले ही शराब के धंधे में जुटे हों, पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बगहा में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी बात है कि करीब 2 महीने के अंदर ये 5वीं घटना है जब मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। रिपोर्ट देखिए। एक एक बेड पर 4-4 बच्चों के इलाज की तस्वीर को देखिए। ऐसा शायद बिहार में ही संभव है। खैर, अभी बात इलाज की नहीं करेंगे, बात उस मिड डे मील की होगी जिसको खाने के बाद बच्चों की ये हालत हो गई। मामला है बगहा का। राजकीय मध्य विद्यालय बरवल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, घर वालों ने हंगामा कर दिया। फिर क्या था, आनन फानन में 146 बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अनुमंडलीय अस्पताल में यह भयावह स्थिति आपको दिखाने की कोशिश, देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है कि एक एक बेड पर 4-4 बच्चों को शिफ्ट करने की मजबूरी स्वास्थ्य विभाग के सामने आया। जैसे जैसे बच्चों की तबीयत ठीक हो रही है, अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मिड डे मील खाने के बाद क्यों बीमार पड़े बच्चे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए डीएम ने जांच टीम का गठन कर दिया है। जांच टीम में फूड इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। डीएम ने खाना आपूर्ति करने वाली एनजीओ जन चेतना जागृति को तलब किया है। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको जी पालन करते हैं हम लोग। और रही बात 128 विद्यालय में खाना जाती है, सिर्फ एक ही विद्यालय में ऐसा क्यों हो जाए। दरअसल जन चेतना जागृति विकास मंच नाम के एनजीओ की ओर से स्कूल में खाना मुहैया कराया गया था। खाना खाने के बाद से ही बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। यानी खाना सप्लाई करने वाली एनजीओ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम उस एजेंसी के रसोई तक पहुंची जहां हर दिन करीब 20,000 बच्चों का खाना बनता है। हादसे के बाद जो एनजीओ का रसोई घर है वहाँ के क्या हालात है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खाना कैसे साफ सफाई कितना रहेगा। साफ सफाई तो हम करते बन जैसा। आज खाना कैसे बना क्या बना हमने के ना बना जा, हमने क्या जानता नहीं बना वाला हमने के ना है, हम खाली बर्तन धोए। हाँ खाली इतने करेंगे। किसकी गलती से बच्चों की तबीयत बिगड़ी ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। करीब 2 महीने में ऐसी 5 घटनाएं घट चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? मिड डे मील में लापरवाही क्यों बरती जा रही है?
बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। गोपालगंज में सैनिक स्कूल के भवन निर्माण में बड़े पैमाने पर राशि का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। यहां भवन निर्माण में स्कूटी, चोरी की बाइक, ई रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली से 1,75,00,000 की सफेद बालू की ढुलाई कर फर्जी बिल पर राशि की निकासी कर ली गई। इसका खुलासा महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है, जिसके बाद डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के सिपाया में बिहार का दूसरा सैनिक स्कूल बन रहा है। भवन अर्धनिर्मित है। इसके निर्माण में फेज 2 में बिहार के शिक्षा विभाग ने 27,59,50,000 की राशि की मंजूरी दी थी, ताकि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो सके और किराए के भवन में चल रहे सैनिक स्कूल को खुद के भवन में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन भवन बनने से पहले ही सैनिक स्कूल की नई इमारत अनियमितता की भेंट चढ़ गई और 1,75,00,000 रुपए बालू ढुलाई के नाम पर उड़ा लिए गए। उसकी जांच की गई है, एक टीम बनाई गई है, उसमें सामान्य शाखा प्रभारी के द्वारा जांच की गई है। उनका रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त है, हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं और फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। महालेखाकार की ऑडिट टीम ने बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी दफ्तर का ऑडिट किया तो गोपालगंज सैनिक स्कूल के निर्माण में हुए 2.25 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि सारण की बजाय मधेपुरा से सफेद बालू खरीदा गया। सफेद बालू को एम्बुलेंस, ई रिक्शा, 3 पहिया वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटर, चोरी की गई बाइक के जरिए ले जाया गया था। 1,75,00,000 का भुगतान फर्जी चालान पर कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी का गठन कर जांच कराया जा रहा है। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष ने घोटाले पर चिंता जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम चाहते हैं या सरकार से हमारी अपील है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गोपालगंज में बन रहे सैनिक स्कूल का निर्माण गौरव की बात जरूर है, लेकिन निर्माण कार्यों में हुए घोटाले पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बाइक, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से कैसे हुई बालू की ढुलाई। गंडक नदी जब निर्माण कार्य के 2 किलोमीटर दूर थी तो फिर मधेपुरा से बालू ढुलाई क्यों की गई। सैनिक स्कूल के निर्माण पर शिक्षा विभाग लापरवाह क्यों बना रहा। आखिर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कब तक कार्रवाई होगी। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।